नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज आपका आरबीटीएस का टेस्ट हुआ, तो केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन लेकर मैं और रिस्पेक्टेड एमएस सर आपके सामने हैं। तो आइए आज के पेपर डिस्कशन को शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आप सब लोग जानते हैं सर के इस मिशन के तहत हर पेपर से पहले रैपिड फायर सेशन, पेपर के बाद पेपर डिस्कशन और उसके बाद डाउट सेशन हो रहे हैं, जिसका आप सब लोग फायदा आपको मिल रहा होगा 100%। और आज आपका पेपर जो हुआ, आइए शुरू करते हैं पेपर डिस्कशन को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द डेंसिटी ऑफ x मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.12 while in molality the concentration of the solution is 3 molar, then x is। तो यहां पे देखिए आपको ये दिया हुआ है और इसमें सीधे सीधे एक बात है कि मोलैलिटी दी हुई है 3m। इसका मतलब सीधे सीधे है कि 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट में जो है 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो 3 मोल ऑफ सोल्यूट है हमारे पास, और सोल्यूट हमारा NaOH है। तो NaOH का जो मास होगा वो जाएगा मोल इंटू मोलर मास, है ना। तो मोल कितने हैं? 3 है। 3 इंटू 40 120 हो गया। तो अब 1000 ग्राम सॉल्वेंट है और 120 ग्राम भैया सोल्यूट है। तो सॉल्यूशन का कितना हो गया? सॉल्यूशन हो गया 1120 ग्राम, हो गया 1120 ग्राम। अब आप ध्यान से देखो, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम है, तो हमें वॉल्यूम निकाल लेना चाहिए। वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम बराबर मास कितना है? 1120 अपॉन 1.12, तो ये हो जाएगा V 1000 ml। 1000 ml का मतलब 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 1 लीटर। अब हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी XM। तो मोलैरिटी होती क्या है भैया? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे? 3, और लीटर कितने थे? 1। तो आंसर तो 3 आ गया बेटा, 3m आना चाहिए। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 46। 46 के लिए क्या होगा? 4th ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। ठीक, तो आगे चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ से जो है ये डेविएशन पॉजिटिव हमें बतानी है। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन ये नेगेटिव डेविएशन है, एनिलीन एसीटोन नेगेटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है। एसीटोन और CH2 जो है ये बेटा पॉजिटिव डेविएशन है। क्या है ये? पॉजिटिव डेविएशंस है। क्या है? पॉजिटिव डेविएशंस है। तो पॉजिटिव डेविएशंस ये 4th ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 47 में। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन है। हेनरीज कांस्टेंट फॉर 4 गैसेस अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा इन वाटर एट 298 केल्विन आपको दिया हुआ है। आपसे कह रहा है गैस है, KH वैल्यू दी है और ये किलो बार में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर इनकी वैल्यूज दी है ना। कह रहा दिस टेबल इंप्लाइज दैट अल्फा इज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन प्रेशर। देखिए मैंने आपसे एक बात बताई है कि जब भी हम लोग बात करते हैं हेनरीज लॉ की, तो हेनरीज लॉ में हम सब लोग जानते हैं KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। तो अल्फा इज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, जिसका KH सबसे कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। तो KH सबसे जो अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी की, तो अल्फा इज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो गलत हो गई ना बात, ये बात गलत हो गई बेटा, है ना। जो
अल्फा हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी उस समय होती जब लोवेस्ट KH वैल्यू होती, लेकिन इसकी वैल्यू तो ज्यादा है, काफी ज्यादा है, 50 किलो बार है, तो ये तो बात गलत हो गई ना बेटा। ठीक, solubility of gamma at 3908 Kelvin is higher than at 298 केल्विन। देखो टेम्परेचर अगर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी की, तो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बेटा, है ना। यहाँ हायर लिखा है, ये भी गलत हो गया। द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ डेल्टा, है ना, इज 1 बार। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा हेनरी लॉ एक्सप्रेशन से। तो हेनरी लॉ एक्सप्रेशन से अगर हम इसको निकालेंगे तो P बराबर हम सब लोग जानते हैं, P बराबर KH इंटू एक्स होता है, P बराबर KH इंटू एक्स होता है, ये मोल फ्रैक्शन है बेटा। अब यहां पर हम इसकी वैल्यूज रख दे रहे हैं। इसके लिए वैल्यू हमें देखो कितनी दी है, KH की 0.5 किलो बार में है बेटा, तो ये 0.5 हो गया, और इसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, इनटू कर दिया 55.5 अपॉन 55.5 प्लस, अब इसमें देखो क्या है 1000, अब ये डेंसिटी आपको यहाँ पे जो है ये दी हुई है ना, तो यहां से 1000 ग्राम हमें यहां से आ जाएगा, तो प्लस 1000 अपॉन 18 ये आ जाएंगे वाटर के मोल्स। ठीक है, तो 0.5 प्लस 55.5 अपॉन 55.5 प्लस 55.5, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 प्लस इसको हम 55.5 ले लिए कॉमन, 55.5 कॉमन ले लिए, तो अंदर 1 प्लस 1 से क्या बचा, 2 बचा। अब यहाँ जगह नहीं है तो ज्यादा हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है P बराबर 0.25 किलो बार, ये आ रहा है, तो मतलब 250 बार आ रहा होगा, 250 बार। अब इसमें क्या दिया है 1 बार, गलत बात, 250 बार आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 250 बार आना चाहिए। तो देखो फोर्थ ऑप्शन यही दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले कह रहा है अल्फा हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, तो हमने क्या बताया, KH जो है वो इनवर्सली है सॉल्युबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है बेटा, तो गामा इसकी जगह होना चाहिए था, क्योंकि गामा की वैल्यू KH की सबसे कम है, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हायर लिखा है, लोअर होना चाहिए था। ठीक है, ठीक, और ये प्रेशर तो हम लोगों ने इसमें निकाल ही लिया है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। तो हेनरीज लॉ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है बेटा। तो इसमें 49 जो है वो क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। हेनरीज लॉ के लिए रेफरेंस हम लोग जानते हैं, जो लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, which one of the following statement regarding Henry's law is not correct। तो different gases have different KH values at the same temperature। बिल्कुल, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एनसीईआरटी में टेबल दी है, इनके लिए KH की वैल्यू जो है सेम टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। ठीक है ना, और KH की वैल्यू, ये तो स्टेटमेंट सही है, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ KH बढ़ेगा, एंड KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन, बिल्कुल सही है। यहीं से तो ये जो है आता है बेटा, है ना, एक्सप्रेशन P बराबर जो अभी हम लोगों ने देखा KH इंटू मोल फ्रैक्शन। हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर इज द सॉल्युबिलिटी, गलत बात है, लोअर होना चाहिए सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 49 का। 49 का क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन 49 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप ये देख सकते हैं टेबल, सेम टेम्परेचर है, गैसेस अलग है, KH की वैल्यू अलग है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट in aqueous solution of solute is 0.8।
तो ये मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्वेंट का दिया है, ये जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का कितना दिया है, ये आपको 0.8 दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, बट ऑब्वियस है 0.2 हो जाएगा। भाई दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। अब हम जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल के होता है। किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल के होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहां पर, तो अगर हम सॉल्वेंट वाटर का ले लें तो वाटर के मोल 0.8 मान के अगर हम कर रहे हैं, तो यहां पर जो मास आ जाएगा, मास ऑफ वाटर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मोल इंटू मोलर मास, ठीक। अब मोल कितने हैं इसके, 0.8 इंटू मोलर मास 18। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 14.4 ग्राम आता है। अब जैसे कोई कहे इसमें कि ये जो है, ये आपने ये मोल फ्रैक्शन को कैसे ले लिया, तो भैया जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है वो मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स होते हैं, टोटल मोल तो 1 हो गए ना बेटा यहाँ पे, ठीक। तो ये तो इसके बराबर हो गया ना मोल्स, ठीक। चलिए, तो अब यहां पर हमने 14.4 ग्राम ले लिया। अब हमसे क्या रहा है, यहाँ पे मोलैलिटी पूछ रहा है। अब मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे ये आपको सॉल्यूट के मोल कितने दिए बेटा, 0.2 है ना, मोल फ्रैक्शन, और ये जो मोल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब केजी, अब इसके केजी चाहिए, 14.4 अपॉन 1000। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0.2 इंटू 1000, 14.4, 200 अपॉन 14.4, ठीक है, 200 अपॉन 14.4 आएगा बेटा आंसर। तो ये जो सॉल्व करेंगे 13.8 के आसपास आ जाएगा, 13.8 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 13.8 के आसपास आ जाएगा, ठीक। तो ये यहां पे देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल फिर से करेक्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है बेटा। चलें आगे, आगे चलें हम लोग। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। और क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अगर हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं लिक्विड A and B forms an ideal solution in the entire composition range at 350 Kelvin. The vapor pressure of pure A and pure B are, आपको ये दिया हुआ है, the composition in the vapor in equilibrium with a solution containing 40 mole% of A at this temperature is. तो यहां पर अगर हम इस सवाल को देखते हैं बेटा, तो हम देखिए एक बात जानते हैं कि जो P टोटल है वो हो जाएगा PA प्लस PB के, ठीक है। अब अगर हम A की बात कर रहे हैं तो हमें अगर A निकालना है, हम जानते हैं कि PA बराबर P नॉट A XA, PB बराबर P नॉट B XB, ठीक है बेटा। तो अगर हमें इस केस में निकालना है, तो अगर हम ये P टोटल बना रहे हैं तो P टोटल अगर हम देख रहे हैं तो हमें इसमें निकालना है कंपोजिशन XA और XB निकालना है, ठीक है। तो अगर हम P टोटल को लिख दे रहे हैं P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हमसे ये कह रहा है कि हमें XA निकालना है, XA निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो इधर वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं अब, तो ये तो जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म। तो यहां से इस एक्सप्रेशन से जो XA आएगा वो क्या आ जाएगा, P टोटल अपॉन P नॉट A XA। तो P टोटल क्या होता है, अभी हमने बताया P टोटल इन दोनों का सम होता है ना, तो P टोटल हो गया P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB अपॉन P नॉट A XA। तो अब ये जो है इसकी वैल्यू रख दीजिए, P नॉट की वैल्यू कितनी है 700, तो 700 इंटू, अब यहां पे इसके लिए ये क्या कह रहा है,
40 मोल परसेंटेज, है ना, तो 40 मोल परसेंट मतलब इसको 0.4 मान ले रहे हैं, तो ये हो गया 0.4 प्लस, और दूसरा वाला कितना है 1200, 1200 तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.6, तो 700 इंटू 0.4, तो ये हो गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सए की वैल्यू सॉल्व होके जो आती है वो आती है 0.28। अब हम जानते हैं भैया कि एक्सए और एक्सबी का जो सम है वो 1 होता है, तो एक्सए इतना आ गया तो एक्सबी आ जाएगा 0.72। तो बेटा यहाँ पे हम लोग सेकेंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे? सेकेंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना, ये वैल्यू हमने रख दी। अब हमसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछ रहा है, तो जब ए की बात कर रहा है तो वेपर प्रेशर बी का हमने नहीं लिया, तो हमने यहाँ से एक्सए इनके टर्म 0 हुआ, तो एक्सए बराबर क्या हो गया पी टोटल अपॉन पी नॉट ए, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। मोल फ्रैक्शन एक आया, 1 से माइनस कर दिया, दूसरे का आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड मेथाइल, प्योर दिया है, ध्यान से समझिएगा, आपको दिया हुआ है, मतलब पी नॉट आपको दिया है बेंजीन का, और ये कितना दिया है बेंजीन का 80 टॉर, और पी नॉट ऑफ मेथाइल बेंजीन का दिया है 24 टॉर, है ना। तो अब ये दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथाइल बेंजीन इन वेपर फेज, तो वेपर फेज में निकालना है, फॉर्मूला ही अलग होता है उसका, विद एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दोस टू सॉल्यूशंस या दोस टू लिक्विड, है ना। तो इक्विमोलर है तो ऑब्वियस सी बात है, इनके मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन भी भैया सेम होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो बेंजीन है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथाइल बेंजीन के बराबर होगा, और वो होगा 1/2। बोलिए, अब हम जानते हैं पी सोल्यूशन क्या होता है, हम जानते हैं पी सोल्यूशन होता है पी ए प्लस पी बी पूरा, है ना, मतलब दोनों का सम कर लें। तो अगर हम इसके टर्म्स में निकालें तो पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट एम बी, एम बी मतलब मेथाइल बेंजीन, इंटू एक्स एम बी। अब देखो ये कितना दिया है बेटा, ये आपको दिया है 80 इंटू हाफ, प्लस ये कितना दिया है 24 इंटू हाफ, तो ये हो गया 12 40 52। तो पी सोल्यूशन कितना आ गया, पी सोल्यूशन देखो 52 टॉर आ गया, पी सोल्यूशन कितना आ गया 52 टॉर आ गया। अब वेपर फेज में पूछा है, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन वाई एम बी बराबर जो है वो हो जाएगा पी एम बी अपॉन पी सोल्यूशन। तो पी एम बी कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे, पी एम बी अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू हाफ अपॉन ये कितना है 52, तो 12 अपॉन 52 हो जाएगा, तो 12 अपॉन 52, तो ये हो जाएगा 0.23। जी चलिए ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, तो इसका क्या हो गया 0.23 हो गया, 0.23। ठीक है, तो बेटा 0.23 कौन सा ऑप्शन है इसमें? ये पहला ऑप्शन है, देख लीजिए ध्यान से, 52 का पहला, 52 का पहला हो गया। आगे चल रहे हैं हम लोग 53 में, ये देखिए दिया भी हुआ है, a solution of sugar is obtained by mixing 200 gram of its 25% solution and 500 gram of 40% solution, the mass percent of the resulting sugar solution is। तो सबसे पहले शुगर निकाल लीजिए कितनी है, तो शुगर जो है 25% है ऑफ 200
प्लस 40% ऑफ 500 प्लस 40/100 इंटू 500, तो ये हो गया कितना 200, ये हो गया 50 प्लस 200 250 हो गया, 250 ग्राम शुगर है। शुगर कितनी है 250 ग्राम। ठीक, अब इसमें इसका मास परसेंट पूछ रहा है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का मास कितना होगा बेटा 200 प्लस 500 कितना हो गया 700 ग्राम हो गया 700 ग्राम। तो अगर हम मास परसेंट की बात कर रहे हैं तो मास परसेंट ऊपर हो जाएगा शुगर का मास अपॉन टोटल या सॉल्यूशन का मास, है कि नहीं, इंटू 100। तो ये हो जाएगा 250/700 इंटू 100, तो ये हो गया 250/7 250/7, तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा, 35.7 के आसपास आ रहा है। तो सबसे करीब आंसर 36 है बेटा, और पहला आंसर हो जाएगा 53 का। 53 का क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये 53 का जो है ये हो गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 54 की, तो 54 में चलते हैं आगे। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 0.05 मोलर कॉपर सल्फेट है व्हेन ट्रीटेड विद 0.01 मोलर K2Cl2O7 gives green color solution of Cu2Cl2O7. The two solutions are separated as shown below. SPM सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, सब लोग हम लोग जानते हैं। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पासेस होता है इसके थ्रू। ठीक है, साइड एक्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट है, साइड वाई में कॉपर सल्फेट है और बीच में एसपीएम लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो जो है ये करेगा, है ना, ये क्या करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो करेगा, और कहां से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, है ना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये बेटा 0.05 है, और है ना, और ये 0.01 है, तो इसमें ये वाला टर्म कितना है 0.01, और ये वाला कितना है 0.05। तो लोअर से हायर जाएगा, मतलब इधर से इधर जाएगा, है ना, इधर से इधर जाएगा। अब इधर से इधर जब ये जाएगा तो पार्टिकल का फ्लो होगा, इधर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, इधर का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम जानते हैं मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया जिसका, उसकी मोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो कॉपर सल्फेट के केस में वॉल्यूम बढ़ा और मोलैरिटी घट गई। तो ग्रीन कलर ऑब्जर्व इन साइड वाई नहीं, मोलैरिटी ऑफ कॉपर ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है लोअर हो गई। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, सॉल्वेंट पार्टिकल पास होते हैं एसपीएम के थ्रू। ठीक है, तो अब ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से फ्लो हो गया, तो इसका वॉल्यूम जो है बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 54 का। देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे चलते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, है ना, अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपसे कह रहा है इज लेस देन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल सही है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है जब केस होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। बिल्कुल सही है, फैक्ट है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, गलत है, लेस देन होता है बेटा, मोर देन नहीं होता है। ओनली सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट, गलत, सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं बेटा। क्या होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल। तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन सही है और ए ऑप्शन सही है।
तो बी और सी गलत हैं, तो बी और सी जहां जहां है वो काट दीजिए, तो ए और डी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 55 में। 55 में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम यूरिया, मोलर मास दिया है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज मोलर मास दिया है, 100 ml ऑफ वाटर इसमें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अब सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अब सॉल्यूशन जब ये पूछ रहा है तो इसमें दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, मतलब यूरिया का भी ग्लूकोज का भी। तो अगर पाई सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं तो ये पाई यूरिया प्लस पाई आप ग्लूकोज, ये दोनों के बराबर हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं, अब यहां जगह नहीं ज्यादा तो हम इधर लिख ले रहे हैं, पाई आप सॉल्यूशन बराबर, इसको C1RT लिख ले रहे हैं, इसको C2RT लिख ले रहे हैं। तो RT कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2RT हो गया। ये हो गया बेटा। अब C1 और C2 हमें निकालना है। ये 0.6 ग्राम है, तो 0.6 और इसके पहले मोल निकाले 60 से डिवाइड करके अपॉन, और ये है किसमें, 100 ml में है, हमें लीटर में लेना है, तो 100 अपॉन 1000 कर दिया, तो ये इसकी बेटा कंसेंट्रेशन आ गई। प्लस इधर आइए C2 में, ये है 1.8 अपॉन 180 अपॉन 100 में ये भी है, 1000 से हमने डिवाइड किया, RT आ गया। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, सिंपल वैल्यू रख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 1/10 आता है, और इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये 1/10 आता है RT। तो सॉल्व करके 2/10 मतलब 1/5 RT आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/5 RT। तो जो पाई सोल्यूशन आया वो 1/5 RT, तो इसको 0.0821 इंटू, और यहाँ पे T कितना दिया, 300 केल्विन। तो अगर मैं इसको ले रहा हूं 60 इंटू 0.082, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं 60, नहीं, एक मिनट 2/10 है ना, 2/10, हाँ तो सही तो है। 60 इंटू 0.082, 4.92 आ रहा है, 4.92। तो 4.92 देखो तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4.92 आपको तीसरा ऑप्शन बेटा दिया हुआ है। ठीक है, आपको तीसरा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है यहां पर। आगे चलेंगे हम लोग, इसके बाद 57। अच्छा पेपर है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी, अच्छा सीखने को मिला होगा, गलतियों से भी सीख रहे होंगे। आइए देख लेते हैं। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2K। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2K। ठीक है, तो KB और KF में रिलेशन क्या है, तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, और ये है कितना, ये 2K है। और डेल्टा TF क्या है, KF इंटू M, ये कितना है, 2K है ना। तो अब ये दोनों बराबर हैं, है ना, दोनों ये क्या कह रहे हैं, दोनों बराबर दिए हैं। तो डेल्टा TB बराबर डेल्टा TF गिवन है ये। तो मतलब अगर हम इसको लिखें KB इंटू M, 1 बराबर KF इंटू M 2। अभी इसके लिए 1 मोलर है मोलैलिटी, तो KB इंटू 1 बराबर KF इंटू, इसके लिए कितना है, इसके लिए 2 मोलर है तो 2 हो गया। तो KB बराबर 2KF हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, KB बराबर 2KF। तीसरा ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 57 में, तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है बेटा, तीसरा ऑप्शन इसमें होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 57। क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से, वैल्यूज बराबर दी थी, बराबर कर लिया। KB और KF में रिलेशन पूछा था, मोलैलिटी अलग अलग दी थी, वैल्यू रखा, रिलेट कर लिया, तीसरा ऑप्शन आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
4% W by W equals solution of X is equal to the freezing point of is equal to the, अच्छा तो ये फ्रीजिंग पॉइंट इनके बराबर हो जा रहे हैं, तो इनका हम लोग जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट बराबर हो रहा है, तो यहां से डेल्टा TF की वैल्यू भी जो है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है X और Y का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। खैर इस लाइन का मतलब पहले समझते हैं क्या है। इस लाइन का मतलब है कि 4 ग्राम X इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो यहां पे सॉल्वेंट कितना हो गया सर, सॉल्वेंट हो गया 96 ग्राम, समझ गए होंगे। अब 12% W बाई W का मतलब क्या है, 12 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे सॉल्वेंट कितना रहा होगा, यहां पे सॉल्वेंट रहा होगा 88 ग्राम, 88 ग्राम रहा होगा, कितना रहा होगा, 88 ग्राम रहा होगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इसमें दिया हुआ है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इक्वल है, तो जो डेल्टा TF होगा X के लिए वो हो जाएगा डेल्टा TF Y के बराबर, ठीक है ना। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, KF इंटू M, तो KF इंटू M1 बराबर KF इंटू M2, ठीक। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये M1 बराबर M2 हम कर ले रहे हैं, KF से KF हटा, तो M1 बराबर M2 मतलब इसकी मोलैलिटी बराबर दूसरे की मोलैलिटी, तो 4 अपॉन, अब इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए अगर हम देखेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है A है, तो ये हो गया अपॉन 96 अपॉन 1000 बराबर 12 अपॉन MW अपॉन 88 अपॉन 1000, 88 अपॉन 1000, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4000 अपॉन 96A बराबर 12000 अपॉन 88 MW। तो जो MW आएगा, ये इसको हमने काटा बेटा, ये 1 और ये 3 हो गया, तो 88 MW बराबर 288A आ जाएगा। तो MW बराबर 288 अपॉन 88 है, मतलब 3.2A, 3.2A के आसपास आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। तो मतलब सबसे करीब ऑप्शन कौन सा है, 3A वाला। तो यहां पे सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे, किसके साथ चले जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। किसके साथ चले जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आगे चलें, ठीक है, आगे चलें भैया, आगे चलें। चलिए ये देखिए दिया भी हुआ डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, ठीक है। ठीक, फिफ्टी 59 क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डाइल्यूट सोल्यूशन का आपको इतना दिया हुआ है, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेम सोल्यूशन एट 283 केल्विन। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, पाई बराबर CRT हम जानते हैं, मतलब जो पाई है, और यहाँ पे जब सेम सोल्यूशन बोल दिया है तो C भी यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो जो पाई है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पाई 1 बाई पाई 2 बराबर T1 बाई T2, है ना। तो यहां से जो पाई 2 की वैल्यू आएगी वो आएगी T2 बाई T1 इंटू पाई 1। तो T2 कितना है, 283, और 273 इंटू पाई 1 कितना है, 7 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये जो डिवाइड करने पर आता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सॉल्व करके ये पूरा आ जाता है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5,
7.2 इंटू 10 टू द पावर 5। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो गया 72, ये कितना हो गया 72 इंटू 10 टू द पावर 4, मतलब नियर अबाउट 73 इंटू 10 टू द पावर 4 वाला आंसर हमारा मैच हो रहा है। नियरली आंसर यही मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन 59 का। 59 का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बेटा मैच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। The osmotic pressure of solution PVC in cyclohexanone at 300 Kelvin are plotted in the graph। तो पाई बराबर CRT हम लोग जानते हैं, यहाँ पे C जो है मोल पर लीटर होता है, ध्यान रखना, और यहाँ पे देखो ग्राम पर लीटर दिया है, समझ गए। तो अगर पाई और C में हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ तो ऐसा जा रहा है, तो यहां पे जो स्लोप आएगा वो आना चाहिए क्या, RT, RT आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम मोलर मास तो दिया नहीं है तो यहाँ पे RT बाई M हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या मोल पर लीटर है, यहाँ तो ग्राम पर लीटर है ना। तो अब बस कुछ नहीं है, द मोलर मास ऑफ आपसे पूछ रहा है ना, और आपको स्लोप की वैल्यू दी हुई है। स्लोप कितना दिया है, 6 इंटू, है ना, तो स्लोप RT बाई एम है, तो RT बाई एम बराबर 6 इंटू 10 टू द पावर -4 है। तो यहां से m निकालना है आपको, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा RT बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब RT बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 4, है ना। तो 0.082 इंटू 300 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 4। 0.082 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर 4, मतलब 0.082 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है बेटा, तो इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो आता है यहां से, ये हम इसको सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं कैलकुलेटर से, 0.082 इंटू 5 इंटू 41,000 के आसपास आ रहा है। 41,000 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पे 83 लिया है ना इन्होंने, तो अगर मैं यहाँ पे 83 ले लेता हूं तो ये 41,500 आ जाता। हमने 82 लिया है ना इन्होंने, आर की वैल्यू क्या दी है 0.083, 41,500 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 41,500 सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चले, आइए। 61 क्या कह रहा है, सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NVS इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये बॉइल हो रहा है, इस पे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। बहुत सरल सवाल है। देखिए सब लोग जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर kb इंटू m, है ना। अब डेल्टा टीबी कितना है, अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 है, और जो इसमें बॉइल हो रहा है वो 373.52 है, तो डेल्टा टीबी कितना हो गया 0.52। समझ गए भैया, समझ गए। अब केबी कितना है 0.52 इंटू एम, तो m की वैल्यू क्या हो गई 1, मोलैलिटी 1 आ गई। अब निकाल सकते हो यहां से, अब मोलैलिटी 1 है, अब मोलैलिटी होती क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होती है 2 अपॉन, और इसका MW पूछा ही है आपसे, अपॉन 20 अपॉन 1000, और ये किसके बराबर है 1 के, तो ये हो गया 2000 अपॉन 20 MW बराबर 1, है ना। तो MW यहां से 100 आ जाएगा बेटा, MW यहां से 100 आ जाएगा सॉल्व हो गया। ठीक, तो 61 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए 61 का बेटा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 61 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। द ऑस्मोटिक प्रेशर
ऑफ ब्लड आपको दिया गया है, टू इंजेक्ट ग्लूकोज टू अ पेशेंट इट हैज टू बी आइसोटोनिक विद, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है मतलब पाई 1 बराबर पाई 2, और सिंप्लीफाई करके लिखो C1 बराबर C2, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम पर लीटर आपसे पूछ रहा है, मोलर मास आपको दिया हुआ है, तो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड आपको इतना दिया है, टू इंजेक्ट, तो यहां पे आपसे पूछा क्या बेटा, इट हैज बी आइसोटोनिक विद द कंसंट्रेशन आप, अच्छा कंसंट्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं पाई 1 बराबर पाई 2 लगा देंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें इसका दिया हुआ है कितना बेटा, हमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो दिया हुआ है 7.47, तो है ना, और ये तो पाई 1 बराबर, ऐसे यहां जगह नहीं है ज्यादा, ये है 7.47 और इसके लिए C2RT हमने लिख दिया है, ध्यान से समझना। अब हमें इसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है बेटा, और वो भी कंसंट्रेशन पूछ किस में रहा है, ग्राम पर लीटर में। हम लोग यहां पे जो लेते हैं वो मोल पर लीटर होता है, समझ रहे हैं, ये किस में होता है, मोल पर लीटर में। तो अगर हम इसको लें तो मोलर मास से तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो ग्राम पर लीटर लाने के लिए ग्लूकोज का 188 होता है, RT हो गया बेटा, और ये 7.47 तो है ही है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो C2 बराबर जो आता है वो आता है 7.47 इंटू 187 अपॉन R इंटू टी, 7.47 इंटू 187, R की वैल्यू आपको दी है 0.083, इंटू टी की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया 300। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो हमको आंसर दिया है, सॉल्व करने के बाद 54.6 के आसपास आ रहा है, मतलब 54 के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे चल रहे हैं। The solution from the following with highest depression in freezing point and lowest freezing point, ये वैल्यूज दी हुई है। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैंने कहा था डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी होना चाहिए, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा ही रिप्रेजेंट करता है डेल्टा टीबी को, डेल्टा टीएफ को, आरएल वीपी को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो आई इंटू सी जितना ज्यादा होगा डेल्टा टीएफ उतना ज्यादा हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं आई इंटू सी के लिए सी कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, तो इसमें सबसे पहले देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट सबसे ज्यादा किसके हैं। एसिटिक एसिड 180 ग्राम है, 180 ग्राम, तो इसके अगर मोल निकालोगे तो 180 अपॉन 60, 3 मोल आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा आ रहे हैं। 180 ग्राम बेंजोइक एसिड, जब इसके मोल निकालते हो तो नियरली अबाउट 1.5 आ जाते हैं मास अपॉन मोलर मास से। 180 ग्राम ग्लूकोज के मोल जो आते हैं, मोल वो 1 आते हैं, 180 अपॉन 180। 180 ग्राम एसिटिक एसिड, फिर से मोल इसके 3 आ रहे हैं। तो अब देखो ये जो C है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल के है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल के हैं, तो जिसके मोल ज्यादा उसका C ज्यादा, और जिसका C ज्यादा उसका डेल्टा ज्यादा। आई भी अभी चेक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां पे हम ये देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर एसिटिक एसिड बेंजीन में जो है डाइमराइज हो जाता है, क्या हो जाता, अब देखो मोल सबसे ज्यादा या तो पहला या तो चौथा, भाई मोल तो कम हो गए ना, हमसे पूछ रहा है डेल्टा सबसे ज्यादा किस में होगा, तो डेल्टा या तो पहले में होगा या तो फोर्थ में होगा। अब इन दोनों में फिर आई देखेंगे किसके लिए ज्यादा है, तो यहां पे ये डाइमराइज हो जा रहा है, तो आई की वैल्यू जो है 1/2 हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, जबकि यहां पे आई ऐसा नहीं है, मोर देन 1 हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 63 में, ठीक है। 63 में हम लोग किसके साथ चले जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन के साथ। यहां पे भी ये डाइमराइज होगा, तो ये तो वैसे भी आई इंटू सी और कम हो जाएगा,
यहाँ पे ये वॉट, ये तो I इसके लिए 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा I इंटू सी, तो I इंटू सी सबसे ज्यादा किसके लिए, फोर्थ ऑप्शन के लिए बेटा। मोल दोनों में ज्यादा थे, पहले और चौथे में, तो अब आपको लग रहा होगा पहला क्यों नहीं लिया, चौथा क्यों लिया, क्योंकि यहां पर एसिटिक एसिड डाइमराइज हो गया, तो I की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, जो कि यहां नहीं हुआ, यहां ग्रेटर देन है ना, तो यहां पर I इंटू सी सबसे ज्यादा, तो डेल्टा ज्यादा, डेल्टा ज्यादा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट कम, तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बेटा, आगे चलें, क्या हम लोग आगे चलें, क्या हम लोग आगे चलें, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं, अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 में। आइए, अब ये जो यहां पे देखिए ये मैचिंग दी हुई है, वेंट ऑफ फैक्टर I, KF सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, तो दूर से ही दिख रहा है C का 2, KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, तो B का 1 C का 2, B का 1 C का 2, B का 1 C का 2, फोर्थ ऑप्शन हो गया भैया, ऐसे ही दिख रहा है, कितना सरल सवाल है ना, एक दो ऑप्शन से ही आ जाता है ना। एजियोट्रॉप क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशंस विद सेम कंपोजिशन, तो ये इसका फोर्थ हो जाएगा, और बचा क्या, वेंट ऑफ फैक्टर नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक, तो बेटा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ए का हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन ओवरऑल 64 का जो है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, चलें आगे, 65 की बात करेंगे हम लोग। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपको दिया है, मतलब KF की वैल्यू दी है 4, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है K2SO4 के लिए, तो क्या दिक्कत है, तो डेल्टा TF आपसे पूछ रहा है, तो I इंटू KF इंटू M कर दो, I कितना है, टोटल आयन यहाँ कितने हो जाएंगे, 2K प्लस 1 सल्फेट 3 हो गया, KF कितना दिया है 4, M कितना दिया है, M कितना दिया है यहाँ पर, कहाँ गया भाई, ये 0.03 है ना, 0.03, तो ये सॉल्व कर लिया 12 इंटू 0.03, तो जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये 0.36 आ जाता है, 0.36, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 65, काफी सिंपल सवाल है। K2HgI4 जो है 40% आयनाइज हुआ है, और यहां पर 40% आयनाइज हुआ है, मतलब अल्फा बराबर 0.4, तो I पूछ रहा है, तो I बराबर ऐसे केस में क्या लिखते हैं, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, तो 1 प्लस n कितना है यहाँ पे K2HgI4 में, 2K प्लस हो जाएंगे और एक एनायनिक पार्ट हो जाएगा, तो टोटल 3 हो गए, तो 3 माइनस 1 0.4, तो 1 प्लस 2 इंटू 0.4, तो 1.8 आ जाएगा, पहला ऑप्शन 66 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, 66 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सवाल है बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपके लिए प्रॉब्लम करे, है कि नहीं। चल रहे हैं आगे हम लोग, 67, तो कंसीडर द सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ, आपको ये दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन दिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सॉल्यूशन एज्यूमिंग दिस सॉल्ट टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो यहां पर हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और हमें कंसंट्रेशन दिया है, हमसे यहाँ पे ये भी कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो हम डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OP मान ले रहे हैं, है कि नहीं, होता ही है। I इंटू सी देखो, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए हो गया 0.5 इंटू 0 इंटू 1, तो ये तो यही आ गया 0.500, इसके लिए हो जाएगा 0.10 इंटू 3 2 5, तो 0.500, ये भी वही आ रहा है, दोनों का तो बराबर आ गया। KBr में 2 आयन है, इसके लिए I इंटू सी कितना होगा 0.250 इंटू 2, इसका भी यही आ रहा है भैया, हमें लग रहा है सबका बराबर है,
और 0 पॉइंट इसके लिए निकालो 0.125, इसके लिए आयंस 3 Na के, एक फॉस्फेट का, तो ये भी 0.50 आ रहा है। तो सबके लिए इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन सेम है ना। तो यहाँ पर इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन सेम हो गया, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। 67 का सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 67 का सेकंड हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 68 में चलेंगे। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे कह रहा है यहां पर, और ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वैंट ऑफ फैक्टर इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। तो AXBY है बेटा, ये AXBY है। तो जो भी आप करते हो, जैसे आपने अभी लिखा था CaCl2, तो Ca1 था, Cl2 Cl2 थे, तो टोटल आयन कितने थे, 3। तो यहां पे टोटल आयन कितने हो जाएंगे, X + Y हो जाएंगे, है कि नहीं। अब हम जानते हैं I बराबर 1 + n - 1 अल्फा, n की जगह X + Y रख दो, तो I बराबर 1 + X + Y - 1 अल्फा। तो X + Y - 1 अल्फा बराबर I - 1, तो अल्फा बराबर I - 1 अपॉन X + Y - 1, I - 1, तो ये हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, सिंपल सवाल है, पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। 0.004 m ये दिया हुआ इज आइसोटोनिक विथ, ठीक है भैया, ग्लूकोज के साथ। तो परसेंट डिसोसिएशन आप K2SO4 पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, तो मतलब पाई ऑफ K2SO4 जो है, ये पाई ऑफ ग्लूकोज के बराबर है ना। तो I इंटू, अब इसके लिए हमने ये मान लिया I इंटू C कितना दिया है, 0.004 बराबर। अब इसके लिए तो बेटा हाँ, ये CRT हो जाएगा। C कितना है इसके लिए, 0.01, और ये 0.082 इंटू RT लिख दो पहले, है ना, वो ज्यादा सही है, सिंपल रहेगा। तो यहां से अगर हम सीधे सीधे एक काम करते हैं ना हम लोग, C1 बराबर C2 क्यों नहीं कर देते हैं, है कि नहीं। I इंटू C सीधे सीधे लिखना है, R का है, R और T का है, ला रहे हैं। तो यहां पर हो गया I इंटू 0.004 बराबर 1 इंटू 0.01। तो यहां से I की वैल्यू जो आ रही है 2.5 आ जाएगी, सॉल्व होके निकाल लीजिए, ठीक है। I की वैल्यू 2.5 आ रही है, 2.5। तो अब I बराबर क्या होता है, 1 + n - 1 अल्फा। तो आपसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब K2SO4 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो I है 2.5 बराबर 1 + 3 - 1 अल्फा। तो 1.5 बराबर 2 अल्फा, तो अल्फा बराबर 0.75, मतलब 75%। 75% पहला आंसर हो गया 69 का। क्या हो गया बेटा, पहला आंसर हो गया, ठीक है। 80 mole% of MgCl2 is dissociated in aqueous solution. The vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2, वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है। तो राउट लॉ को हम लोगों को इस सवाल में यूज करना है बेटा, ठीक है। राउट लॉ को हम लोगों को इस सवाल में यूज करना है। तो अब ये परसेंट आपको डिसोसिएशन दे रहा है, 100% तो दे नहीं रहा है, तो पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो MgCl2 जो है ये टूटेगा Mg2+ में और 2Cl- में। तो ये टूट के जो है ये 100 दे रहा है। अब ये 80% 80 मोल% मतलब 0.8, तो ये 0.8 हुआ, तो ये 0.8 हुआ, ये 2 है, तो ये हो गया 1.6। भाई इसकी स्टोइचियोमेट्री डबल है ना इसके, तो 1.6 हो गया। तो अब I की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0.2 + 0.8 + 1.6, मतलब I की वैल्यू हो गई 2.6। आ गया, 2.6 हो गया।
अब एक मोलल है, एक मोलल का मतलब एक मोल सॉल्यूट, एक मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, इसका यही मतलब होता है भाई, इसका मतलब यही होता है। अब सॉल्वेंट है वाटर, तो 1 किलोग्राम वाटर, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे 1000/18। हम सब लोग जानते हैं इसकी वैल्यू, सबको रटी होगी 55.5, है ना, तो 55.5। अब हम लोगों को राउट लॉ लगा देना है, तो राउट लॉ का एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट बराबर I इंटू मोल फ्रैक्शन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो अब यहां पे वेपर प्रेशर वाटर का कितना दिया बेटा 50, तो 50 माइनस P अपॉन 50 बराबर 2.5 इंटू, अब यहां पे मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग जानते हैं एक मोलल है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो एक मोल इधर हो गया है ना, 1 अपॉन में 1 प्लस 55.5, तो ये हो जाएगा 56.5, ठीक है बेटा। तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां से जो पीएस आता है निकाल के, वो 48 के आसपास आ जाता है ना। देख लीजिए ध्यान से, सिर्फ कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना। हमने एक्सप्रेशन में सबसे पहले यहां से आई की वैल्यू निकाली, इसके बाद हमने ये जो डेटा दिया था इसका मतलब आपको बताया, एक मोल सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है, और 1 kg सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट के मोल आ गए 55.5। अब हमने इसका मोल फ्रैक्शन निकाला, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 56.5, वैल्यू रख दी, पी की वैल्यू निकाली, तो 48 के आसपास आएगा आंसर, है ना, 48 के आसपास आंसर आएगा। आप इसको देख सकते हैं, या आप कहें तो हम सॉल्व भी कर दे रहे हैं। ये हो गया 2.5 इंटू 50, तो ये चलिए कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 125 अपॉन 56.5, तो इसको आइए सॉल्व ही कर लेते हैं हम लोग। 125.56.5, तो 2.21, तो ये जो P हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 2.21, 50 माइनस 2.21, तो P बराबर 47.79, तो ये बेटा पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 71 का पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन था आपका हमारे साथ यहां तक, क्वेश्चन नंबर 70 तक। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अच्छा पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था, जितनी तारीफ करें उतना कम था। पूरा प्रयास किया क्योंकि जगह कम थी, तो हो सकता है कुछ चीजें मैंने बोली हैं और वो कैलकुलेट ना करी हूं, डायरेक्ट लिख दी हूं, आपको मैंने समझा दिया है। तो इसके आगे का डिस्कशन रिस्पेक्टेड एमएस सर के साथ कंटिन्यू करिए। फिलहाल आज इतना ही रख रहे हैं, फिर से मुलाकात होगी हम लोगों की अगले पेपर सेशन में और रैपिड फायर में। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बच्चों, हम लोग बेटा RBTS 09 का केमिस्ट्री डिस्कशन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 70 तक स्वप्निल सर ने आपके साथ डिस्कस किया है और अब 71 ऑनवर्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए जरा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, अ सैंपल ऑफ 4.5 mg अननोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ROH, इसका एक सैंपल दिया गया है, was added to methyl magnesium iodide, a gas is evolved and is collected and is its volume measured to be 3.1 ml. The molecular weight of the unknown alcohol in is ग्राम पर मोल। आइए देखा जाए, इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक मोनोहाइड्रिक अननोन एल्कोहल है और यह रिएक्शन कर रही है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से। यह रिएक्शन कर रही है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आइए प्रोडक्ट तलाशा जाए क्या बनेगा। सबसे पहले अल्कोहल से आप रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल अपना एसिडिक हाइड्रोजन दे देगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना मेथाइल दे देगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, CH4 गैस मिल गई आपको, ठीक। अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो तो एक CH4 का मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक मेथाइल लेना और एक H लेना। इसका मतलब अगर हम इसका 1 मोल ले रहे हैं एल्कोहल का तो हमें गैस कितनी मिल रही है, 1 मोल गैस मिल रही है। इतने से हमें ये आइडिया लग गया,
ठीक, अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे इन्होंने जो एल्कोहल है उसका वेट दे रखा है 4.5 mg। तो एल्कोहल के बारे में इन्होंने बोल दिया कितना है, 4.5 मिलीग्राम। और जो गैस निकली है इसका ग्राम तो नहीं, लेकिन इसका वॉल्यूम दे रखा 3.1 ml, और इसके बारे में दे रखा 3.1 ml। तो आप यहाँ देखिए इक्वेशन से क्या पता चला, अगर 1 मोल एल्कोहल हम लेंगे तो 1 मोल हमारी गैस बन रही है। तो अगर 3.5 मोल 3.5 ml गैस बन रही है तो कितना एल्कोहल लेना पड़ेगा ये पता करना है। इसका हम लोग दोनों के मोल को क्या करें, इक्वेट कर दें। ठीक, आइए इक्वेट कर लिया जाए। एल्कोहल के लिए देखिए, एल्कोहल का गिवन क्या है 4.5, चूंकि मिलीग्राम में तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लें 10⁻³ ठीक, अपान इसका मोलर मास ये बराबर है, जो गैस निकल रही है वो कितना है 3.1 ml। ठीक, इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए 22,400 से इसे डिवाइड कर दिया। ठीक, अब आप बताइए मोलर मास अननोन है, तो मोलर मास अगर हमें निकालना हुआ आप, तो देखिए मोलर मास निकालने के लिए, इसलिए मोलर मास ऑफ एल्कोहल जब आप निकालोगे मोलर मास ऑफ एल्कोहल, तो देखिए क्या आ गया 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 22,400 एंड डिवाइडेड बाई 3.1 ml। ठीक, जब इसे बेटा आप सॉल्व करोगे तो यह करीब करीब आता है 32.5 के आसपास, 32.5 के आसपास ये वैल्यू आती है। और अगर 32.5 के आसपास आ रही है तो देखिए कौन सा आंसर इसके नियर अबाउट है, फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 71 का फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। बेटा चूंकि यहाँ चीजें बड़ी छोटी छोटी लिखी थी, दिख नहीं रही थी, तो देखिए हमने यहाँ लिख रखा है और हमें लग रहा है कि सारी चीजें यही हैं। यहाँ ये डेटा दिख नहीं रहा था हम लोग को। मैचिंग का एक बेटा क्वेश्चन है और ये पहला दिया गया है, ये दूसरा कंपाउंड है जिसे मैच करवाना है, ये तीसरा कंपाउंड है और ये चौथा कंपाउंड, इसे आपस में मैच करवाना है। ठीक है, आइए देखिए, जब आप एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 और HCl से तो यहाँ मिल जाएगा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो देखिए जरा, ये आपको मिल गया डाइजोनियम साल्ट यानी N2+ और Cl-। इसको आप वाटर के साथ वार्म कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा, एल्कोहल, यानी एक इससे मैच कर जाएगा। एल्कोहल देखिए कहाँ दिया गया, सेकंड में, ये क्या है OH, राइट। तो एक इससे मैच कर जाएगा सेकंड से, तो देख लीजिए ए सेकंड, एक ही आंसर दिया गया है, चाहो आप आगे वालों को चेक करो चाहो न चेक करो, आंसर यही मैच कर गया आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 का थर्ड इज राइट आंसर। चलिए बाकियों को मैच करना कर लीजिए। देखिए यहाँ आपने लिया है Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ, इसका मतलब ये जो OH है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन आप करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाता है, पैराबेंजोक्विनोन। और पैराबेंजोक्विनोन कौन सा है, फोर्थ वाला। तो देख लीजिए अगला क्या हो गया, बी का फोर्थ होना चाहिए, बी का फोर्थ भी है, ए का सेकंड हो गया, बी का फोर्थ हो गया। तीसरे में देख लीजिए CH3Cl से रिएक्शन करवा रहे हो NaOH की उपस्थिति में, और फिर इसकी बाद में देखो क्या करवा दे रहे हो, हाइड्रोलिसिस करवा दे रहे हो, H+ ले रहे हो, राइट। ये क्या है, रीमर-टीमर रिएक्शन है। और इस रीमर-टीमर रिएक्शन से सी से क्या मिल जाएगा, फर्स्ट सैलिसिलडिहाइड, ये मैच कर गया आपका, राइट। तो फाइनली हम लोग मैच कर चुके हैं, आंसर हमारा कौन सा हो गया, थर्ड। आगे आ जाइए, यहाँ रिएक्शन कुछ दे रखी है, बेंजोक्विनोन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, और यहाँ क्या पीके वैल्यू से मैच करवाना। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि अगर पीके को हम देखेंगे, पीके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, इसे ध्यान में रखना है। अब अगर नॉर्मल कंडीशन में आप देखो तो सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा, एथेनॉल, और एथेनॉल सबसे कम एसिडिक है, तो इसका मतलब इसकी पीके वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ए का क्या होना चाहिए, सेकंड। ऐसे अगर आपको चेक करना हो तो बाकी में देखो, ए का फर्स्ट दिया गया, ए का फोर्थ दिया गया, ए का थर्ड दिया गया, एक ही ऑप्शन है जहां ए का सेकंड दिया गया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। चलो एक सबसे ज्यादा वाले को तलाश लिया जाए। यहाँ देखिए नाइट्रोफिनॉल है, तो पहले दोनों नाइट्रोफिनॉल को बना के देख लिया जाए। एक को इन्होंने लिखा मेटा और एक को लिखा है पैरा,
तो मेटा का मतलब यहाँ हम लगा दें NO2 और यहाँ क्या लगा दें NO2। अब आप बताओ NO2 अगर आपने यहाँ लगा रखा है और अगर हम NO2 के ग्रुप की बात करें कैसा इफेक्ट शो करेगा, तो -M, और ये भी क्या है -M। लेकिन आपने मेटा पोजीशन पे इसे लगा रखा, तो -M की तो बात फिर करेंगे नहीं, फिर तो सिर्फ I की बात करेंगे, राइट, -I, और ये क्या हो जाएगा -M। तो इसका मतलब क्या है कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इन सब में सबसे ज्यादा हो जाएगी। यानी डी के लिए वैल्यू क्या चाहिए, जो सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए। तो डी की वैल्यू सबसे कम कहाँ दी गई, थर्ड में। तो डी का कौन सा आंसर होना चाहिए, थर्ड। देख लो ये भी इसमें सबसे कम वाला सबसे ज्यादा वाला दोनों मैच कर गया, तो राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, थर्ड। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ देखो दे रखा पीके वैल्यूज, एनसीईआरटी का इस पेज से क्वेश्चन बेटा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। बेटा यहाँ जो कंपाउंड देंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले जरा देखिए, यहाँ देखिए ये लगा है OH और ये भी लगा OH, तो यहाँ OH के कारण क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब सबसे टॉप पे आपको क्या चाहिए, थर्ड। तो क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे टॉप पे थर्ड। फिर देख लो क्वेश्चन, ये ऑप्शन ही ऐसा मैचिंग का है कि एक ही आंसर आपको मैच कर गया, थर्ड। आगे ना चेक करो तब भी आपका आंसर हो गया, राइट। लेकिन आओ एक आध को और चेक कर लिया जाए। अब इसके अलावा अगर देखें तो OH देखो सब में कॉमन है, तो अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से काम चलेगा नहीं। तो अब बेटा पोलैरिटी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी डाइपोल डाइपोल बॉन्ड का ही एक टाइप है, लेकिन स्ट्रेंथ की बात करें तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं आ गया होगा तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन जहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब पोलैरिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। आइए पोलैरिटी चेक कर लेते हैं। आप बताइए जो कार्बन से डायरेक्ट लगा है इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, +M। +M का मतलब क्या हुआ, इसके डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक, यहाँ जो ऑक्सीजन से लगा, देखो इसका इस बांड से ऑक्सीजन लगा तो ये भी क्या है, +M, इसका पोलैरिटी कहाँ आ जाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, राइट। दूसरी बात जाइए, ये बताइए ये क्या लगा हुआ है, +M, तो इसकी पोलैरिटी कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ। और यहाँ देखिए क्या लगा है, -M, तो इसकी पोलैरिटी भी कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो सबसे टॉप पे कौन होना चाहिए, थर्ड, उसके बाद कौन जाना चाहिए, सेकंड। देख लो ये भी मैच कर गया, राइट। तो ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो मैच करवाना, पोलैरिटी मैच करवाना, और राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिक कैरेक्टर आपको बताना है। ठीक, हम जानते हैं कि जब एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -M और -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +M और +I के, राइट। तो अब चेक कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए अगर Cl की बात करेंगे तो ये है तो -I लेकिन साथ में क्या है, +M। CH3 की बात करेंगे ये क्या है, +H है। NO2 की अगर बात करें, देखो NO2 लगा हुआ है, तो अगर NO2 की बात करें तो ये क्या है, -M, और O, इससे O लगा है तो O के बाद लोन पेयर है या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, +M। तो इन सब में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा एजुकेशन किसकी आनी चाहिए, थर्ड की। तो देख लो टॉप पे थर्ड है, बाकी तो कोई ऑप्शन आपको दिखा नहीं। बाकी आइए चेक कर लेते हैं, आगे आइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। डिक्रीजिंग घटता हुआ, नहीं सॉरी, घटता हुआ क्रम, सॉरी बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम और सबसे कम, यही तो ये तो थर्ड सबसे शुरू में होना चाहिए, सब नहीं, फिर तो ये ऑर्डर, ये जो सीक्वेंस बना यही बेटा गलत हो गया, राइट। चलिए आइए हम लोग निकाल लेते हैं फिर देखा जाए। तो सबसे टॉप पे आपको कौन सा मिल गया है, थर्ड। ठीक, आइए इसके बाद देखिए, अब आ जाइए। -M बढ़ा रहा, तो ये तो -M यहाँ, एक -M और माइनस, देखिए -I और -M यहाँ, ये प्लस है और ये प्लस, ये क्या करेंगे, कम करेंगे। इसका मतलब अब अगर नंबर 2 पे आना चाहिए तो कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट। तो थर्ड के बाद कौन सा आ जाना चाहिए, फर्स्ट। ठीक, इसके बाद देख लो यहाँ -M और -H है, तो इसका मतलब इसमें डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा, -M वाला जो कम करने वाला है, तो इसका सबसे कम हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद कौन सा आ जाना चाहिए, सेकंड, और सबसे कम कौन सा आ जाना चाहिए, फोर्थ। तो ये ऑर्डर आपको मिलना चाहिए अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सबसे टॉप पे कौन सा है, थर्ड, उसके बाद कौन सा, फर्स्ट, उसके बाद कौन सा आपका आया है, सेकंड, और उसके सबसे लास्ट में कौन आ गया, फोर्थ। और इत्तेफाक से बेटा इसमें एक भी आंसर ऐसा नहीं दिया गया है, तो आई गेस ये क्वेश्चन फिर आपका कॉमन या बोनस हो जाना चाहिए। हाँ, राइट आंसर ये आ जाएगा, ये आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन,
Phenol when react with concentrated sulfuric acid and then with concentrated nitric acid gives बेटा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी को आप नाम देते हैं पिक्रिक एसिड। ये तो डायरेक्ट है ना। 2 पे क्या लगा देना है, नाइट्रो, फिर 4 पे क्या लगा देना है, नाइट्रो, और फिर 6 पे क्या लगा देना है, नाइट्रो। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी को नाम देते हैं पिक्रिक एसिड। और आगे देख लीजिए स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसी को क्या नाम देते हैं, पिक्रिक एसिड। तो आंसर तो अपना देख ही लें। अच्छा, सेकंड हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट, यहां देखिए बेटा इन्होंने लिया है OCH3 और साथ में रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HNO3 और H2SO4 नाइट्राइटिंग मिक्सचर है, तो NO2 आपको जोड़ना है, NO2 प्लस लेना। आप बताइए इसके बारे में, इसके बाद लोन पेयर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब NO2 एक तो यहां जोड़ सकते हैं और एक तो यहां जोड़ सकते हैं। तो चलिए देखिए ए क्या बन गया, यहां आपने लगा दिया है OCH3 और NO2 को हमने यहां अगर इस पड़ोस में लगा दोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए मेजर की बात करें तो कहां लगना चाहिए, पैरा पे। अब इसके बाद Br2 एक्सेस से रिएक्शन करवा रहे हो, तो जरा आइए ये जो आपने कंपाउंड बनाया है इसके बारे में सोचिए। ऊपर जो ग्रुप आपने लगा रखा है, ऊपर वाला ग्रुप कैसा है, प्लस एम, और प्लस एम अगर है तो ये क्या कह रहा होगा कि आने वाले ग्रुप को कहां जाना चाहिए, इसके आर्थो और इसके पैरा पोजीशन पे, यानी आने वाले ग्रुप को कहां जाना चाहिए, इसके आर्थो पोजीशन पे, और पैरा चूंकि खाली नहीं इसलिए इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर इसकी बात करें तो ये माइनस एम है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी ये क्या डाइवर्ट कर रहा होगा, आने वाला ग्रुप कहां जाना चाहिए, इसके मेटा पोजीशन पे जाना चाहिए। तो आपने Br2 एक्सेस में ले लिया है, तो इसका मतलब इन दोनों पोजीशन पे, यहां जब बी की बात करोगे तो इन दोनों पोजीशन पे आके क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। अब ऑप्शन तलाश लीजिए, पहला आपको ये मिला था और सेकंड ये मिल गया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन को आइए देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यहां देखिए बेटा फिनॉल, यहां आपने दो फिनॉल ले रखा और यहां क्या लगा रखा है, CH2OH। ये है बेटा CH2, ये क्या है OH, और किससे रिएक्शन करवा रहे हो आप, HBr से। ठीक, अब HBr अगर देखा जाए फिनॉल से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन HBr एल्कोहल और ईथर से रिएक्शन कर लेता है। फिनॉल से क्यों नहीं कर रहा है, इसका लोन पेयर बेटा कहाँ होगा, रेजोनेंस में, और लोन पेयर अगर रेजोनेंस में होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक, तो अब आइए इसका मतलब वो जब HBr से यहाँ रिएक्शन करवाओगे तो इसका H इसके O के साथ निकल के क्या बना देगा, वाटर, और Br यहाँ जुड़ जाएगा। इसका मतलब जो A होगा उसमें यहाँ CH2 से क्या जोड़ना है आपको, Br। तो तलाश लो भाई, OH यहाँ है, CH2Br, ठीक है सही है, OH यहाँ CH2Br, ये भी सही है, OH यहाँ है CH2OH, ये तो हो नहीं सकता, OH यहाँ CH2Br यहाँ, ये तीनों सही है फिलहाल, और ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आगे आ जाइए, यहाँ इन्होंने लिखा है OH ले रखा, तो इस बॉन्ड को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ देखो अभी हम लोगों ने क्या बोला है कि यह ईथर से रिएक्शन कर लेता, OH से रिएक्शन कर लेता, फिनॉल से रिएक्शन नहीं करता, राइट। तो यहाँ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो देखो इस बांड को थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ये है OCH3। अब आप बताओ ये बांड तो तोड़ फिर नहीं पाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो क्या करेंगे, ये बांड यहाँ से तोड़ेंगे, और जब ये बांड यहाँ से तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन क्या लेगा, माइनस, और ये क्या लेगा, प्लस। तो इसका मतलब जो माइनस लेगा उसके साथ क्या जाएगा, H+, और जो प्लस लेगा उसके साथ क्या जाएगा, Br। तो इसका मतलब दोनों पोजिशन पे आपको चाहिए OH। तो तलाश लीजिए, एक OH है, एक Br, ये नहीं हो सकता, एक Br है, ये नहीं हो सकता, और दोनों पोजिशन पे क्या चाहिए आपको, OH चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, राइट आंसर इज फोर्थ। तो 78 का फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक, अब आइए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग, बेटा वही पुरानी वाली रिएक्शन है, आइए देख लेते हैं, जो अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हो उसी तरह की रिएक्शन है। देखिए जरा, यहां इन्होंने लिया है HI और साथ में क्या कर दिया, हीट। अभी हम लोगों ने बात किया है कि जो बेंजीन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, यानी जैसे फिनॉल की बात कर रहे थे, तो उसको तो तोड़ नहीं पाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो आइए जरा देखा जाए, जब इसकी आप इससे रिएक्शन कराओगे तो ईथर और एल्कोहल की बात करते हैं, तो इस बॉन्ड को हम दो कंडीशन है, देखो इधर क्या लगा CH3, इस बॉन्ड को एक हम यहां से तोड़ सकते हैं और इस बॉन्ड को एक हम यहां से तोड़ सकते हैं, राइट। अगर इस बॉन्ड को हम यहां से तोड़ दें, यहां से तोड़ दें तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, एक कार्बोकेटायन बना, और लेकिन अगर इस बॉन्ड को हम यहां से तोड़ दें तो यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी,
ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो H तो इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और I कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या जुड़ना चाहिए, I। ठीक, दूसरा देख लो, यहाँ भी सेम कंडीशन है, इससे तोड़ नहीं सकते, रेजोनेंस में है, तो इसे यहाँ से तोड़ देंगे, और जब यहाँ से तोड़ देंगे तो अब इस बार O के ऊपर क्या आ गया, माइनस, इससे क्या जोड़ेगा, H। तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए आपका, OH। तो एक ऐसा ऑप्शन तलाश लो इसमें जहां इससे क्या लगा हो, I, और इससे क्या लगा हो, OH। इससे लगा हो I, इससे I नहीं, इसे OH चाहिए, इससे लगा हो I और इससे लगा OH, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज राइट आंसर। देख लीजिए 79 का फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। एन ईथर A C4H12O when heated with excess of hot concentrated HI produced 2 alkyl halides which when treated, इसके लिए बेटा एक मिनट, थोड़ी सी इसको छोटा करें हम लोग, जगह चाहिए रिएक्शन लिखने के लिए, तो इस पेज को इधर कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर लें। अब आप देख लो स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना, मेरे पास इतनी जगह आ गई कि हम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। सबसे पहले इन्होंने जो ईथर लिया है, इस ईथर को हम लोग ले लेते हैं। तो ईथर क्या है, C5H12O, C5H12O, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, और किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो, विद एक्सेस हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI से रिएक्शन करवा रहे हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, यह 2 एल्काइल हैलाइड देता है। तो मान लेते हैं एक आपको मिल गया है RI और दूसरा मिल गया है आपको R'I, ये दो प्रोडक्ट दे रहा है, यानी दिस प्लस दिस, राइट। अब आगे की बात पढ़िए इनकी। इसके बाद कह रहे हैं कि 2 एल्काइल हाइड्रोजन विच व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH यील्ड कंपाउंड B और C। बेटा जब इसकी आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना लेगा, एल्कोहल, और इसकी जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी क्या बना लेगा, एल्कोहल। ठीक, आगे आ जाइए। फिर कहने बी और सी का जब ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हो तो जो बी है गिव्स अ, देखो, प्रोपेनोन और साथ में एंड एथेनोइक एसिड। कौन कौन दे रहा भाई, सीक्वेंस देख लीजिए, कंपाउंड बी एंड सी, ऑक्सीडेशन ऑफ बी एंड सी गिव्स प्रोपेनोन एंड एथेनोइक एसिड। तो कोई बात नहीं, चलिए जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ये दे रहा प्रोपेनोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्या दे रहा, एथेनोइक एसिड, यानी CH3C डबल बॉन्ड O और OH, जो इन्होंने बोला हम लोग यहां तक कर चुके हैं। आगे बोल रहे हैं द IUPAC नेम ऑफ द ईथर। चलो भैया क्वेश्चन को देखो ध्यान से जरा। अब बेटा इसको उल्टा चलना शुरू कर दो, आप अपने आप IUPAC नाम तक पहुंच जाओगे। चलिए देखिए, आप बताइए ROH आपने ले रखा था, और अगर आपको ये वाला यानी एसीटोन मिल गया है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ होगा, यहाँ क्या रहा होगा, OH रहा होगा, और इसको देखो एसिड हो गया, तो इसका मतलब टर्मिनल पोजीशन पे अगर OH रहा होगा तो उसको एसिड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या मिला होगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। तो इसका मतलब अगर इस एल्कोहल, इस प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ क्या रहा होगा, CH2OH, और जब इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया तो सब इसके पहले क्या मिला, ऑक्सीडेशन के बाद क्या मिला होगा आपको, एल्डिहाइड, और टर्मिनल एल्डिहाइड था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया होगा, एसिड में। ये हो गया। अब और पीछे आ जाओ, इससे पीछे आओ, इसका मतलब ये अल्कोहल था, ठीक, NaOH से रिएक्शन करवाया है तो I की जगह देखो क्या आया था, OH। इसका मतलब जो रियल कंपाउंड इसका रहा होगा, यहां क्या रहा होगा, I, और यहां जो OH लगाया है यहां क्या रहा होगा, I, CH2 और I। ठीक, वापस आ रहे हैं हम लोग, ठीक, यहां से यहां आ गए और यहां से यहां आ गए। अब आप बताओ जब HI आपने लिया होगा तो हुआ क्या होगा, ROR रहा, ये दोनों बांड टूट गए, यहां एक I आ गया और यहां एक I आ गया, और H दो इसके साथ क्या है, वाटर के रूप में निकल गए होंगे। इसका मतलब जहां I था उस I और इस I को O से जोड़ देना है। तो आइए जरा इसको इधर ले आइए। पहला हमारे पास है CH3, देखिए CH3, इसके एक वैलेंसी फ्री कर दिया, और दूसरा देख लो इसी के साथ क्या लग गया है, CH2, और ये क्या लग गया है, CH3। अब करना क्या है, जो I था बेटा ये ईथर था, इसको तोड़ा तब आपने यहाँ I लगाया, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है, किसके, ऑक्सीजन के हेल्प से जोड़ना है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ क्या लगाना है आपको,
ऑक्सीजन, ये लग गया। अब आईपीएसी नाम तलाश लीजिए, आंसर आ गया आपका। देखिए भाई, ये क्या हो गया, एथॉक्सी, और नंबरिंग कर लो 1 2 3, किस नंबर पे लगा, 2 पे, तो क्या हो जाएगा 2 एथॉक्सी, और कितने कार्बन है 3, तो क्या हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन। तो तलाशो भाई कहाँ, 2 एथॉक्सी प्रोपेन, राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनॉल इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। आइए देखा जाए। फिनॉल और स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर एंड एल्कोहल, बिल्कुल सही है। क्यों, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण इनसे बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है, तो इसलिए फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी इससे ज्यादा होती है, सही है। फिनॉल आर वीकर एसिड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, फिनॉक्साइड आयन जब आप बनाओगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस निकाल के जब आयन बनाओगे, तो यहाँ दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस मिलते हैं, और दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नॉर्मल रेजोनेंस की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आयन मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम होती है, तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिनॉल आर सॉल्वेबल इन बोथ एक्वस NaOH एंड एक्वस नहीं, एक्वस NaOH में तो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन एक्वस NaSCO3 में डिजॉल्व नहीं होता, तो ये बात तो गलत हो गई। और बोथ सेकंड एंड थर्ड का कोई सेंस ही नहीं, तो राइट, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट, तो कौन सा थर्ड करेक्ट नहीं है। बाकी फिनाल के लिए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो स्टेटमेंट कैसे हैं, सही है। ठीक, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर एस्पिरिन हम लोग बनाएं, तो देखो एस्पिरिन जब आप बनाओगे, अगले पेज में देख लो तो बताना आसान हो जाएगा। देखिए, इसे ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप बताइए, यहां अगर देखा जाए इसमें, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, जब आईपीएसी नेमिंग करते हो तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, एसिड है, तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड हो गया। और बेंजोइक एसिड में ये आपने क्या लगा रखा, एस्टर लगा रखा है, राइट। तो अब हमसे पूछा गया है कि एस्पिरिन है क्या, तो जरा इधर तलाश आ लीजिए, बेंजोइक एसिड मेन ग्रुप और एस्टर आपने सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है। तो देखिए क्या है, एन एरोमेटिक एसिड मेन ग्रुप था एस्टर, तो ये होता क्या है, एक एरोमेटिक एसिड का एस्टर होता है, इसे आप क्या नाम दे रहे हो, एस्पेरिन। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। द रिएक्शन NaOH, अच्छा ईथर बना रहे हो बेटा, NaOH की रिएक्शन है, नेम रिएक्शन होती है, बताने के लिए कुछ नहीं है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन इसका नाम है। अब एल्कोहल का देखो, कह रहे हैं विलियमसन एल्कोहल, एल्कोहल बना ही कहाँ रहे हो जो एल्कोहल की हो जाएगी ना, डिहाइड्रेशन कहाँ हो रहा है, एल्कोहल फ्रॉम, ये भी नहीं है, तो इस रिएक्शन को क्या नाम दे रहे हैं, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 298 केल्विन गिव्स मेजर प्रोडक्ट, बेटा फिनॉल का नाइट्रेशन करवा रहे हो और डाइल्यूट ले रहे हो, तो इसका मतलब है मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आइए देख लिया जाए, ये फिनॉल है और आपने रिएक्शन करवा दिया है डाइल्यूट HNO3 के साथ, राइट। पहले इसकी बात कर लीजिए, तो आप बताइए ये कैसा आ गया आपका, प्लस एम आ गया। प्लस एम का मतलब ये किस साइड्स को एक्टिवेट कर रहा होगा, तो देखो आर्थो को और पैरा को। इसका मतलब जब आप इसे रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेगा, OH, एक NO2 यहां जुड़ जाएगा, और एक NO2 यहां जुड़ जाएगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि आपको ये दोनों एक साथ नहीं दिए, अलग अलग दिए गए, अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो बेटा जी इसमें से मेजर प्रोडक्ट आर्थो वाला बनेगा। कारण क्या है, जब ये NO2 को आप यहां लगा दोगे तो यहां मिल जाती है आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को क्या करती है, स्टेबलाइज कर देती है, स्टेबल बनाती है। तो जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके बनने की प्रोबेबिलिटी, मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो इसलिए जब आर्थो और पैरा में से कंपेयर करना हुआ तो क्या मिलेगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, 84 का फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक, अब आगे आ जाते हैं 85 पे। Which of the following reagent can be used to distinguish the phenol and alcohol?
फिनॉल और एल्कोहल को अलग अलग पहचानना है, अलग अलग करना है, किसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा देखो, टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट की अगर बात करें तो किसके लिए लेते हो, एल्डिहाइड्स के लिए। टॉलेंस और फेलिंग्स की बात करें तो किसको किसको एक दूसरे से अलग करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स को। ये तो काम कर रहा नहीं, ठीक। इसके फिनॉल को और एल्कोहल को अलग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। तो ये रटने वाले क्वेश्चन से बेटा, ऐसे याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, रीमर-टीमर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन। और देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहा जाता है कि हर साल अगर आप देखो रिएक्शन मैकेनिज्म नेम रिएक्शन तैयार हैं, तो ज्यादातर केस में ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस आपके नीट के हो जाते हैं। राइट, तो नेम रिएक्शन सारी बेटा रटे रटाई होनी चाहिए, ठीक। डाइक्लोरोकार्बिन होता है इंटरमीडिएट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। देख लो भाई, तो क्वेश्चन ही हट गया शायद, 86 है। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, 87 होगा बेटा, सर लिखा नहीं, लिख लेते हैं। अच्छा ये यहाँ है लिखा, क्वेश्चन नंबर 87। ये भी देख लो, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था रीमर टीमैन रिएक्शन है, रीमर टीमैन रिएक्शन, बस मॉडिफाइड रीमर टीमैन रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन बेटा बिल्कुल रटी रटाई होनी चाहिए, ध्यान रखिए। आइए बच्चा, इस रिएक्शन को देखा जाए। आपने फिनॉल लिया है, CH-Cl3 और NaOH से रिएक्शन करवा रहे हो, तो ये क्या है, रीमर टीमैन रिएक्शन है। और रीमर टीमैन रिएक्शन जब आप यहाँ करवाओगे तो जरा ये प्रोडक्ट क्लास लिया जाए, ये OH और यहाँ क्या लग जाएगा, CHO। अब अगर इस एल्डिहाइड को आप देखो तो इस एल्डिहाइड ये कार्बन और इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, क्या अल्फा कार्बन पास हाइड्रोजन है, नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब इसको कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन करोगे तो क्या देगा, कैनिजारोज रिएक्शन। अगर कैनिजारोज रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का क्या करना, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या करना, रिडक्शन। तो चलिए एक का ऑक्सीडेशन कर लिया जाए, और यहाँ क्या मिल गया, COOH। लेकिन एक बात बताइए, आपने कंसंट्रेट NaOH यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है, अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है और उसी मीडियम में आपको एसिड मिल रहा है, तो एसिड बन तो जाएगा, मिलेगा थोड़ी ना। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, Na+ यानी साल्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरे मॉलिक्यूल का क्या करना है, रिडक्शन आपको करना है। तो देखिए रिडक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये OH है ही, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, CH2OH। तो अब तलाश लीजिए, आपको एक साल्ट चाहिए और एक सेकंड, यहाँ देखिए बेटा, सेकंड ही राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कैचिटॉल, ये तो बेटा NCERT ने दे रखा है, जब आप चैप्टर्स खोलोगे सारे टेबल बना के दे रखा है, सिर्फ आपको मैच करवाना है बेटा। अगर पास पास है OH तो ये क्या हो गया, कैचिटॉल। रेसरकॉल देख लीजिए, बी, ये अगर आर्थो और पैरा पोजीशन की बात करते हैं। पी क्रिशॉल, सी की बात कर रहे हैं, ये हो गया, नहीं आर्थो और मेटा पे है भाई, ध्यान देना। तो इतने से आंसर मैच करवा लो। और क्विनॉल, क्विनॉल कौन सा है, फर्स्ट। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट। ये तो बेटा स्ट्रक्चर यानी कॉमन नेम से याद होनी चाहिए स्ट्रक्चर के साथ। आइए यहाँ देख लो, कुछ NCERT ने दे भी रखा था। आइए, Br2 और H2O से आप रिएक्शन करवा रहे हो बेटा, चूंकि Br2 H2O से आप रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ एक्सेस में Br2 ऐड हो जाएगा। अब जरा ग्रुप्स की बात कर लो, यहाँ क्या लगाया आपने, +M। अगर आपने +M लगा दिया तो ये कहाँ कहाँ भेजना चाहेगा आने वाले Br को, एक यहाँ और एक यहाँ भेजना चाहेगा, ठीक। और एक्सेस में जोड़ना है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इस पोजीशन और एक इस पोजीशन पे जाना चाहिए। तो देख लो ए क्या है आपका, A एंड B पूछा है, तो ए में आपके इस दोनों पोजीशन पे आपको क्या चाहिए, Br। तो एक तो ये आपको मिल गया। यहाँ आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CH2 ले रखा है, तो सिंगल Br आपको ऐड करना। अगर सिंगल Br ऐड करना तो आपके पास दो पोजीशन है, या तो यहाँ लगा दीजिए आर्थो पे, या तो पैरा पे। आर्थो पे लगा देंगे तो ढेर सारे ग्रुप्स एक ही साथ आ जाएंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए कहाँ जाएगा, पैरा पे जाएगा। तो अगला Br आपको कहाँ मिलना चाहिए, पैरा पे मिलना चाहिए। क्या हो जाएगा, थर्ड इज राइट आंसर, ठीक। चलिए पेपर बेटा, थैंक यू। पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा लेंदी था, देखो डिस्कस करने में इतना टाइम लग गया, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस कुछ चीज़ें कभी कभी टफ, इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी तभी हम लोग नीट को प्रॉपर फेस कर पाएंगे। तो आई होप पेपर आपने अच्छा किया होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।